हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम चरक उत्तरार्थ का जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है रसायन अध्याय, उसका द्वितीय पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो अभ्यामल के अध्याय था। आज हम प्राणकामी रसायन पार्ट कवर करेंगे। जो जो चीज़ मैं आपको मार्क करा रही हूँ, आपको वो टिक करनी है और उसी को याद करना है स्पेशली, बाकी चैप्टर को जनरली पढ़ना है। सबसे पहले लिखना है प्राणकामी रसायन पाद में कि इसमें 37 योग होते हैं। 37 कहीं-कहीं बुक पर 36 दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमको पहली प्रेफ़रेंस 37 को देनी है और यदि 37 योग नहीं है ऑप्शन में, तो हमको 36 को टिक करनी है। अब आता है श्लोक नंबर 3, रसायन से लाभ। तो यहाँ पर बोला गया है, हे दीर्घ जीवन के इच्छुक, मुझसे कहे जाते हुए इस रसायन विधान को सुनो। यह रसायन विधान देवताओं के लिए हितकर दूसरे अमृत के समान है। इस रसायन विधान का अचिंतनीय और अद्भुत प्रभाव है। यह आयु के लिए हितकर है, आरोग्य को देने वाला है, वह अवस्था का स्थापक है, निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य और दुर्बलता को दूर करने वाला है, वात कफ पित्त को सम करने वाला है, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है, अबद्ध यानी शिथिल मांसपेशियों को सुसंगठित करता है, जठराग्नि को दीप्त करता है, प्रभा ओज वर्ण और स्वर को उत्तम बनाता है। मतलब यहाँ पर रसायन के लाभ बताए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 3, ग्राम्य आहार से हानि। ग्राम्य आहार से हानि मतलब सभी शारीरिक वात आदि दोष या रोग ग्राम्य आहार करने से होते हैं तथा अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, क्षार, शुष्क शाक, सूखे मांस, तिल का चूर्ण, तिल का कल्क, चावल के आटे, इन आहार द्रव्यों को खाने वाले विरूढ़ अंकुरित धान्य, नूतन शुक धान्य, समी धान्य, विरुद्ध भोजन, असात्म्य भोजन, रूक्ष अन्न, क्षार प्रधान भोजन और अभिसंधि भोजन को करने वाले, सड़े गले भारी दुर्गंध युक्ति बासी भोजन करने वाले, विषम या अध्यसन रूप में प्रायः भोजन करने वाले, नित्य दिन में शयन, नित्य मैथुन, नित्य मदिरा सेवन करने वाले, विषम रोग में या मात्रा से अधिक रूप में किए गए व्यायाम से जिन लोगों का शरीर शुद्ध हो गया है तथा जो व्यक्ति भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह, आयास अधिक मात्रा में करते हैं, उन सभी के शरीर में वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। यानी इस श्लोक नंबर 3 में वात आदि प्रकोपित होने के कारण बता दिए गए हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो थे ये जनरल थे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है आम्लक घृत से। यहाँ से इस चैप्टर के प्राणकामी अध्याय के योग शुरू होते हैं, जो कि हमको याद रखना इंपॉर्टेंट है विथ रेफरेंस। तो यहाँ पर आपको आम्लक घृत में टिक करना है, बला अति बला कषायेन शतावरी कल्क संयुक्तेन। सबसे पहला श्लोक की 3 नंबर की लाइन में दिया हुआ है, बला अति बला कषायेन शतावरी कल संयुक्तेन। देन उसी के आगे दिया हुआ है शतपाकम सहस्त्रपाकम। इसको सहस्त्रपाक आम्लक घृत या फिर शतपाक आम्लक घृत भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो पाक है वो 100 बार या 1000 बार किया जाता है। अभी हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है सौवर्ण रजते, यानी स्वर्ण और रजत का भी इसमें यूज होता है, जिस वजह से आम्लक घृत में रस औषधि का यूज होता है, हम ये भी बोलते हैं। देन इस पे आपको टिक करना है प्रातः प्रातः, यानी इसका जो यूज है वो हमको प्रतिदिन सेवन करना होता है एक बार। और आगे इसी लाइन में दिया हुआ है वर्ष शतम। वर्ष शतम जब हम 100 वर्ष तक जीवित रखता है, ये बताया गया है। आगे हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। तो इतने पॉइंट आपको टोटल टिक करने हैं। बला अति बला कषायेन शतावरी कल्क संयुक्तेन शतपाकम सहस्त्रपाकम प्रातः प्रातः स्वर्ण रजत और वर्ष द्वावर्ष शतम। अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। उत्तम भूमि में और अपने नियत समय पर उत्पन्न आंवला, जिसका गंध रूप और रस विकृत ना हुआ हो, जिस आंवले में पूर्ण रूप से रस प्रमाण और वीर्य वर्तमान हो, ऐसे आंवले के स्वरस और उसके चतुर्थांश गधा पूर्णा की कल्क से गोघृत एक आड़क सिद्ध करे, जिसके बाद विदारी कंद के स्वरस और जीवंती के कल्क के साथ देकर पुनः उस घृत को सिद्ध करे। उसके बाद चौगने गोदुग्ध और बरियार का मूल, अतिबला की क्वाथ और शतावरी के कल्क के साथ पुनः पुनः उस घृत को सिद्ध करे। तो यहाँ से हमको याद रखना है बला, अतिबला
और शताब्दी के साथ उस घृत को सिद्ध करना है। इसी प्रकार तीनों विधियों में से एक एक विधि से 100 बार या 1000 बार इस घृत को सिद्ध करें। ये इंपॉर्टेंट है। चीनी और मधु चतुर्थांश मिलाकर स्वर्ण के पात्र में या रजत चांदी के पात्र में या घृत भावित दृढ़ मिट्टी पात्र में से रखना है। अब इस घृत को कुटी प्रावेशिक विधि के द्वारा, जो कि हम पाद नंबर 1 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्या होता है, अग्नि बल के अनुसार प्रातःकाल 1 बार प्रतिदिन सेवन करें। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रातःकाल सेवन करना है और 1 बार हर दिन 1 बार सेवन करना है। जब घृत पच जाए तो सायंकाल घृत मिश्रित दूध से शाली चावल या शाटी के भात का भोजन करें। इस रसायन को लगातार 3 वर्ष तक सेवन करने से व्रत अवस्था से रहित होकर पुरुष 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी कि लगातार यदि किसी व्यक्ति ने 3 वर्ष तक इसका सेवन कर लिया तो वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो कुछ सुनता है या पढ़ता है वह स्थिर रहता है। यदि उसे रोग हो तो भी रोग शांत हो जाते हैं। यदि स्वस्थ इसका सेवन करता है तो उसे कोई भी रोग नहीं होता। वह निराबाद स्त्री संभोग करता है और संतान वाला होता है। इंपॉर्टेंट था। अब इसके विमर्श में तीसरी लाइन में दिया हुआ है, एक एक विधि से 100 बार घृत सिद्ध करने पर घृत का पाक 300 बार होता है। ये इसको टिक करना था आपको। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 5 और 6। तो आमलक घृत के बारे में दिया हुआ है। इसमें आपको श्लोक नंबर 5 में पहली लाइन टिक करनी है, बृहत् शरीरम गिरिसार सारम स्थिर इंद्रियम च अति बलेन्द्रिय च। मतलब आमलक घृत के सेवन करने से क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। इस आमलक घृत रसायन के सेवन करने वाले मनुष्य का शरीर विशाल और पहाड़ के समान दृढ़ हो जाता है। उसकी इंद्रियां स्थिर और अत्यंत बलवान हो जाती है। वह अन्य किसी भी पुरुष से पराजित नहीं होता। उसकी शरीर की कांति अत्यंत मनोहर हो जाती है और वह प्रशंसा, पूजा, सुख और स्वस्थ मन का भागी अर्थात इनके योग्य और स्वस्थ मन वाला हो जाता है। वह अत्यंत बलशाली होता है। उसके शरीर का वर्ण अत्यंत शुद्ध श्रेष्ठ हो जाता है। उसका स्वर गाढ़े मेघों के गर्जने का अनुकरण करने वाला और उससे अधिक और स्थिर रहने वाली संतानें होती है। यहाँ पर आमलक घृत के बारे में दिया हुआ है। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है और ये लाइन लेकर ही पूछा जाता है कि ये किसके लिए कहा गया है, तो आंसर जाएगा आमलक घृत। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 7। इसमें आपको टिक करना है आमलक सहस्त्रम, यानी 1000 आंवले का प्रयोग किया गया है। पिपली सहस्त्रम संप्रयुक्तम, और 1000 ही पिपली का प्रयोग किया गया है। देन पलाश तरुण क्षार उदक उत्तरम, यानी तरुण पलाश के क्षार की भावना दी जाती है। मोस्टली जहां पर भी पिपली है वहां पर मोस्टली केसेस में तरुण पलाश की भावना दी जाती है। तो ये 3 चीज टिक करनी थी आपको। देन श्लोक की सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है, पूर्वाहिकम प्रयोगे न अपराहिकम, यानी केवल प्रातः काल इसका सेवन करना है, शाम के समय सेवन नहीं करना है। तो आंवला अवलेह का वर्णन है। इसमें लिखा हुआ है, पूर्ण रस वीर वाले आंवले 1000 और पीपली 1000, इन दोनों को तरुण पलाश के क्षार जल में डाल दें, अर्थात अच्छी प्रकार भिगो दें। अब अच्छी प्रकार क्षार जल का शोषण आंवले और पीपल कर लें। तब गुठली को निकालकर दोनों को छाया में सुखा ले और इसका कपड़ छान चूर्ण कर ले। मतलब हमको 1000 आंवले पिपली लेनी है, दोनों को तरुण पलाश के क्षार में भावना देनी है। देन इसको अच्छी तरीके से गुठली निकालकर सुखाकर चूर्ण बना लेना है। अब दोनों के चूर्णों में एक में मिलाकर तौल लें और इस चूर्ण से 100 गुना गोघृत और 4 गुना मधु मिलाकर चतुर्थांश चीनी मिला दे। अब इस चूर्ण को तोलना है और जितना भी तोलना है उससे 100 गुना गोघृत और 4 गुना मधु मिलाकर और चतुर्थांश चीनी यानी 1/4 भाग चीनी मिलाना है। अब इसे एक घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर और ढक्कन से उसका मुख बंद कर भूमि के अंदर गाड़ देना है। 6 महीने तक भूमि में गड़े रहने देना है। 6 महीने बाद भूमि से निकालकर अग्नि बल के अनुसार केवल प्रातः काल सेवन करें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि 6 महीने बाद भूमि से निकालकर अग्नि बल के अनुसार केवल प्रातः काल, ओनली दिन के समय ही इसका उपयोग करना है। सायंकाल में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है, अवलेह के पच जाने पर सायंकाल रोगी के सात्म का ध्यान रखते हुए आहार का सेवन कराएं। इस रसायन के सेवन करने से मनुष्य वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इस रसायन का गुण अन्य पूर्वोक्त रसायन के समान ही है। बस ये जितना पॉइंट टिक करवाई थी उतने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आमलक चूर्ण।
तो सबसे पहले श्लोक नंबर 8 में दिया हुआ है आमलक चूर्ण। नाम में आया है चूर्ण, बट ये आमलक का चूर्ण नहीं, अवलेह होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर चूर्ण रूप में नहीं, अवलेह के रूप में आमलक का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आपको टिक करना है ना, लास्ट सेकेंड लाइन में प्रावृषि भस्म राशौ निदिग्ध्यात् तद्वशांति सात्म पथ्यासी प्रयोजित, इसको टिक करना है। अब हिंदी मीनिंग पढ़ते हैं। एक आड़क उत्तम आंवले के चूर्ण को 1000 उत्तम आंवले के स्वरस में 21 दिन तक भावित कर रखें। मतलब आपको एक आड़क उत्तम चूर्ण आंवले का चूर्ण लेना है और उसको 1000 उत्तम आंवले के स्वरस में 21 दिन तक भावित करके रखना है। बाद में छाया में सुखाकर और चूर्ण कर लेना है। अब उस चूर्ण में 2 आड़क मधु, घोघरत तथा चूर्ण में अष्टमांश यानी 1/8 भाग पिपली और चतुर्थांश यानी 1/4 भाग चीनी मिलाकर घृत भावित मिट्टी के पात्र में ढक्कन से मुख बंद कर प्रावृत ऋतु यानी आषाढ़ या श्रावण मास में राख की राशि में गाड़ दे। पुनः वर्षा ऋतु के अंत में अर्थात शरद ऋतु में उसे राख से निकाल कर रख ले। अब इस चूर्ण को अग्नि बल के अनुसार सेवन करें। जब चूर्ण पच जाए तो सात्विक के अनुसार भोजन करें। इस रसायन चूर्ण के प्रयोग से मनुष्य वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इस रसायन का अन्य गुण पूर्वोक्त रसायन के समान ही है। बाकी सारी पॉइंट सेम है। इस रसायन के सेवन के समय विमर्श में दिया हुआ है, समय का निर्देश नहीं है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़े थे कि प्रातः काल देना है या फिर दिन में एक बार देना है, पर इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। अर्थात इसका सेवन प्रातः काल या सायंकाल दोनों समय या किसी भी एक समय किया जा सकता है। यद्यपि यह चूर्ण नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, अवलेह है, पर आंवले का चूर्ण इसमें प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका नामकरण चूर्ण की तरह ही कर दिया गया है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 9। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि विडंग अवलेह जो है उसका रेफरेंस चैप्टर नंबर 1 के पाद नंबर 2 में बताया गया है। इसमें टोटल 8 घटक द्रव्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस रसायन का जो गुण है वो पूर्वोक्त रसायन के समान ही है। नेक्स्ट आता है आम्लक अवलेह। तो इसको हम द्वितीय आम्लक अवलेह भी बोल सकते हैं। इसमें केवल टिक करना है यथोक्त गुणा नाम आम्ल का नाम सहस्त्र आद्र पलाश द्रोण्याम, यानी उत्तम गुणयुक्त आंवले 1000 लेकर गीले पलाश की लकड़ी की एक द्रोणी बनवानी है जिसके ऊपर ऐसा ढक्कन हो जिसका मुख पूर्ण रूप से बंद हो जाए और जिसके अंदर बाष्प ना निकले। उस द्रोणी में ताजे आंवले को रखकर ढक्कन बंद कर दें और उसमें बने उपलों से आग चढ़ा दें, इससे आंवले स्विन हो जाए। देन स्विन होने के बाद इसमें वही आपको गुठली निकाल कर अलग कर देनी है और एक आड़क वायविडंग का चूर्ण, चीनी 1.5 आड़क, तिल का तेल 2 आड़क, मधु 2 आड़क, गोघृत 2 आड़क, सबको मिलाकर एक घृत भावित पात्र में रखकर 21 दिन तक पड़े रहने देना है। देन इसका सेवन करना है। तो इससे वृद्धावस्था रहित होकर 1000 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना था, बस आम्लक अवलेह का वर्णन इस चैप्टर में है जिसको द्वितीय आम्लक अवलेह भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नागबला रसायन। नागबला रसायन में टिक करना है आपको 3rd नंबर की लाइन में तपसी तपस्वे व मासे सूची, यानी इसका संग्रह कब करना चाहिए नागबला का, यहाँ पर बोला गया है। तो तपसी तपस्वी व मासे सूची वाली पॉइंट आपको यहाँ पर टिक करना है। तो इसको पढ़ लेते हैं। जांगल देश में जहाँ कुशा उत्पन्न होता है, जहाँ की मिट्टी चिकनी, काली, मधुर हो, पीली मिट्टी हो, ऐसी भूमि में और जिस भूमि में वेश, हिंसक जंतु, वायु, जल, अग्नि का दोष अर्थात दाव अग्नि न लगते हो, जोती हुई भूमि, दीमक वाली भूमि, शमशान, चैत्य, ऊसर भूमि और जहां पर ग्रह आदि ना हो, ऐसी भूमि से उत्पन्न और उसमें ऋतु के अनुसार सुखपूर्वक वायु, जल, धूप प्राप्त होती हो, ऐसे स्थान में उत्पन्न नागबला को जो विकार रहित हो, उसको दबाकर दूसरा पौधा उत्पन्न ना हुआ हो, दूसरे किसी पौधे को दबाकर वह स्वयं उत्पन्न ना हुआ हो, जो बालक ना हो अर्थात अल्प दिन में उत्पन्न ना हुआ हो, जो अधिक दिन पुराना ना हो, जिसमें रस, वीर आदि पूर्ण रूप से प्राप्त हुए हों, जिसके पुराने पत्ते गिर गए हो, नवीन पत्ते उत्पन्न ना हुए हों, पत्ती रहित हो, ऐसे नागबला के मूल को, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, माघ या फाल्गुन मास में पवित्र व सावधान होकर अपने इष्ट देव की पूजा कर ब्राह्मणों द्वारा स्वच्छति वासन करके अच्छे मुहूर्त में उखाड़े। बस यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट था कि यदि संस्कृत मास पूछा जाए तो तपसी तपस्या आएगा और माघ फागुन हिंदी में।
फिर नागबला मूल के छिलके का चूर्ण बनाकर दूध में घोलकर प्रातःकाल सेवन करें। इसमें प्रातःकाल सेवन करते हैं, अथवा चूर्ण को मधु व घी में मिलाकर खाएं। जब यह रसायन पच जाए तो घृत मिश्रित दूध से साठी के चावल का भात खाएं। 1 बरस तक लगातार इसके प्रयोग से व्यक्ति वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष तक आयु का उपभोग करता है। इस रसायन के और अन्य गुण पूर्वोक्त रसायन के समान ही होते हैं। देन इसमें विमर्श में नेक्स्ट पेज में 5वीं 6वीं लाइन में दिया हुआ है, सुश्रुत ने इसे क्षय यानी ट्यूबरक्लोसिस में रसायन बताया है। मतलब सुश्रुत के अनुसार नागबला रसायन का प्रयोग ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं। रसायनम योगम विधिवत क्षार्या क्षीरेण व नागबला प्रयोगम, ये आपको यहाँ पर टिक करना है। देन आता है श्लोक नंबर 12। मम्मी मैं क्लास ले रही, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाद में खाऊंगी। 19 बलादी रसायन, 19 बलादी रसायन मार्क टिक करना है, एकदम इंपॉर्टेंट। बला, अति बला, श्वेत चंदन, काला अगर, धव, तिनिश, खदिर, शीशम, आसन, इनका स्वरस और पुनर्नवा अंत में है। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको 19 बलादी रसायन के बारे में नंबर याद रखना है, जिसमें से पुनर्नवा अंत में है, मतलब वह स्थापन महाकषाय के जो 10 द्रव्य हैं वो, और बाकी जो लिखे हुए हैं नाम वो, यानी टोटल 19 औषधियों को लिया जाता है। इनका स्वरस लेकर दूध में मिलाकर बल के अनुसार प्रयोग करते हैं। इनके सभी गुण प्रयोग विधि नागबला के समान ही होती है। यदि इन औषधियों का स्वरस ना मिल सके तो स्वरस बनाने की यह निम्नलिखित विधि है। औषधि चूर्ण 1 आड़क को 1 आड़क जल में मिलाकर, यानी औषधि और जल का रेशो 1:1 होगा। दिन रात में छोड़ दे, प्रातःकाल हाथ से मसलकर छान ले। इसके प्रयोग स्वरस के समान ही किया जाता है। देन आता है भल्लातक शीर, इंपॉर्टेंट है ये। अब एक चीज और रह गई, 19 बलादी रसायन में जो चरक है उनके अनुसार औषधि और जल का जो रेशो होगा वो 1:1 होता है, लेकिन क्षारंगधर के अनुसार औषधि रेशो जल 1:2 होगा क्षारंगधर के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है भल्लातक शीर, इसमें टिक करना है सुचौ शुक्रे, पहली लाइन में दिया हुआ है सुचौ शुक्रे। देन सेकेंड लाइन में दिया हुआ है सहसी सहस्वे व मासे। देन थर्ड लाइन में लास्ट में दिया हुआ है रस अश्रम भाग अवशेषम। फोर्थ लाइन में दिया हुआ है पिवेत सर्पिशाम अंतर्मुख भज्य, और इसी लाइन के लास्ट में दिया हुआ है 10 भल्लातक अंतरम त्रिशतम। देन नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है सहस्त्र पर एव भल्लातक प्रयोगा, और लास्ट लाइन में दिया हुआ है प्रयोग अंते चा द्विसावत पयस्वे उपचारा। अब इसकी हिंदी मीनिंग पढ़ते हैं। जो बिलाबे का फल अनुपहत अर्थात डंडे आदि से चोट करके ना तोड़ा गया हो, जो रोग रहित हो अर्थात उसमें कीड़े ना लगे हो, किसी भी प्रकार से विकृत ना हुआ हो, जिसमें पूर्ण रूप से रस प्रमाण वीर्य आदि हो, जो पके हुए जामुन के समान काले वर्ण का हो, ऐसे बिलाबे के फल को इंपॉर्टेंट ज्येष्ठ या आषाढ़ के मास में लेकर जौ की राशि में या उड़द की राशि में रख दे। तो यहाँ से हमको याद रखना है भल्लातक को सुचे शुक्र मास में तोड़ा जाता है। फिर 4 महीने के बाद अघन या पूस में उसे निकालकर शीत स्निग्ध और मधुर रस से शरीर का संस्कार कर प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले 10 बिलावे को काटकर तोल लें। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भल्लातक शीर में आचार्य चरक ने स्टार्टिंग 10 बिलावे से की है। उससे 8 गुना जल में मृदु आंच कर पकाएं। जब अष्टमांश यानी 1/8 शेष रह जाए तो उतार कर छान ले, फिर उसमें दूध मिला दे। पीने से पहले मुख के भीतर भाग को घृत से लेप कर ले, अर्थात मुख में घी का कवल धारण कर ले। उस क्वाथ मिलित दूध को पी ले। प्रथम 10 बिलावे का प्रयोग बताया है, इसके बाद एक बिलावा प्रतिदिन बढ़ाना है जब तक 10 से 30 तक ना हो जाए। 30 के बाद बिलावे की संख्या नहीं बढ़ाई जाती। पुनः एक बिलावे की संख्या घटाते हुए 10 बिलावे तक प्रयोग करना है, यानी आपको टोटल 10 बिलावे से स्टार्ट करना है, फिर एक दिन एक बढ़ाना है। इस तरीके से जिस दिन 30 बिलावा हो जाएगा उस दिन के बाद संख्या बढ़ानी बंद कर देनी है। देन एक आपको घटाते जाना है और टोटल फिर लास्ट में 10 बिलावे तक आना है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इस प्रकार वृद्धि और हाश पूर्वक बिलावे का प्रयोग करने से 1000 बिलावे का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार 1000 से अधिक बिलावे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। औषधि के पच जाने पर घृत मिलित दूध के साथ शाटी या साठी चावल के भात का प्रयोग करना चाहिए। 1000 बिलावे का प्रयोग समाप्त हो जाने पर संपूर्ण प्रयोग काल में जितने दिन लगता हो उसके द्विगुण
दिनों तक दूध से ही भोजन करना चाहिए। यानी टोटल जितने भी ये इस प्रैक्टिकल में जितने भी दिन लग रहे हैं उसके दुगने दिन तक हमको दूध का ही भोजन करना है। इस भल्लातक शीट के प्रयोग से वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष तक आयु का उपभोग करता है। तो यहाँ पर हमको कुछ ध्यान नहीं रखना, टेबल बनी हुई है। पहले दिन 10 बिलावे का प्रयोग करते हैं तो 21वें दिन जाकर हमारे 30 हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पहले दिन 10 से शुरू हुआ, 21वें दिन टोटल मैक्सिमम 30 बिलावे हो रहे हैं आचार चरक के अनुसार। देन लास्ट में टोटल 48 दिन में हम 1000 बिलावे तक की संख्या तक पहुंच जाते हैं। तो बस इतने पॉइंट आपको याद रखने थे। देन आचार चक्रपाणी के अनुसार दिया हुआ है, तो उन्होंने भी पहले दिन में 10 बिलावे का उपयोग किया है। टोटल 55 डेज लग रहे हैं और मैक्सिमम जो संख्या जाती है वो 30 बिलावे तक जाती है। देन उनके बाद सुश्रुत का दिया हुआ है, तो सुश्रुत ने पहले दिन में 1 बिलावे से स्टार्ट किया है, टोटल 35 डेज लग रहे हैं। देन लास्ट में दिया हुआ है बागभट की टेबल, तो बागभट ने 8 बिलावे से स्टार्टिंग की है और टोटल 49 डेज लग रहे हैं। बस हमको इतना ध्यान रखना है स्पेशली चरक का। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 14। यहाँ पर भल्लातक शौद्र का प्रयोग है। भल्लातक शौद्र, इसमें आपको टिक करना है श्लोक नंबर 14 की पहली लाइन में दिया हुआ है पिष्ट स्वेदनम और लास्ट लाइन में दिया हुआ है पूरा का पूरा तम अष्ट भागम मधु संप्रयुक्त द्विगुण घृतम अद्यात तत् प्रयोगित वर्ष शतम ज्वरम वरस तिष्ठन्ति समानम पूर्वेण। यानी पूर्व रस वीर्य उत्पन्न भिलावों को छोटे छोटे टुकड़े कर पिष्ट स्वेदन घड़े में भरकर रख दें। यानी स्वेदन से हमको इसको करना है। एक अन्य घड़ा जो घृत से भावित हो, दृढ़ हो, उसे भूमि में गले तक गाड़ दे। अब इस गड़े हुए घड़े के ऊपर भिलावे से भरे हुए घड़े को रख दे। जो हमने एक प्रकार से यंत्र पड़े थे उसकी बात हो रही है यहाँ पर। बिलावे वाले घड़े के मुख को ढक्कन से बंद करके काली मिट्टी के ऊपर से घड़े को सारे भाग और भूमि में गड़े हुए घड़े के मुख की संधि भाग को ऐसे बंद कर दे जिससे नीचे के घड़े से वाष्प बाहर ना निकले। यानी ऊपर एक घड़ा है जिसके अंदर भिलावा भरा हुआ है और नीचे एक घड़ा गड़ा हुआ है, उसके ऊपर इस भिलावे वाले घड़े को औंधा रखना है। अब इस घड़े के ऊपर आग लगा देनी है, पूरे पुट देनी है। इस घोरे आग से भिलावे शून्य हो जाते हैं, यानी यहाँ से जो भिलावे हैं वो गीले हो जाएंगे और उन भिलावों से तेल निकलने लगेगा जो ऊपर वाले घड़े से टपकता हुआ नीचे वाले घड़े में इकट्ठा हो जाता है। अब उस तेल में 8वां भाग यानी 1/8 भाग मधु और 1/2 भाग घृत का मिलाकर सेवन करना है। इस प्रयोग की विधि से वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष की आयु तक जीता है और बाकी गुण जो है वो अन्य रसायन के समान बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है भल्लातक तेल। इसमें आपको टिक करना है शतभाग, यानी जो इस कल से इस तेल को 100 बार पकाना है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था भल्लातक तेल। देन भल्लातक के 10 योग, यहाँ पर भल्लातक के 10 योग का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट यही है कि कौन कौन से योगों का वर्णन मिलता है और कौन से का नहीं मिलता है, बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि यवागु, मंड, क्षार, चूर्ण और क्वाथ। आई रिपीट, यवागु, मंड, क्षार, चूर्ण और क्वाथ का वर्णन यहाँ पर नहीं है। यानी भल्लातक यवागु, भल्लातक मंड, भल्लातक क्षार, भल्लातक चूर्ण, भल्लातक क्वाथ का वर्णन नहीं है। तो 10 योग क्या क्या है? भल्लातक सर्पी, भल्लातक क्षीर, भल्लातक शौद्र, गुड़ भल्लातक, भल्लातक यूस, भल्लातक तेल, भल्लातक पलन, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण। इस प्रकार से भल्लातक सेवन की 10 विधियां बताई गई हैं। नेक्स्ट है भिलावे का गुण, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 17। रेफरेंस भी इसका ध्यान रखना है हमको। भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाक्य अग्नि समानी च भवत्यमृत कल्पानी प्रयुक्तानि यथा विधि। यानी भिलावा अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है, तीक्ष्ण वीर्य होता है, किंतु यदि इसका विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो यह अमृत के समान लाभ करने वाला होता है। इंपॉर्टेंट है। भल्लातक कफज रोग का शत्रु, वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस भी याद रखना है हमको। श्लोक नंबर 19 में आपको टिक करना है मेधा अग्निवर्धनम। सबसे पहले कि भल्लातक यदि जब तक है तो ऐसा कोई भी कफजन्य रोग या फिर विबंध रोग नहीं है, यानी कॉन्स्टिपेशन ऐसा नहीं है जो कि ठीक ना हो, जो शीघ्र ही नष्ट ना हो जाए, और यह शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। यानी बोला गया है कि भल्लातक के विधि पूर्वक सेवन से कफजन्य रोग और विबंध रोग आराम से ही ठीक हो जाते हैं और यह मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इंपॉर्टेंट है।
देन लास्ट दिया हुआ है भल्लातक सेवन का विधि पूर्वक वर्णन, मतलब किस तरीके से आपको सही तरीके से भल्लातक का सेवन करना है। तो दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाले वृद्ध, च्यवन आदि महर्षि प्राचीन काल में कल्याणकारी रसायन प्रयोग के द्वारा अपरिमित आयु को प्राप्त किए थे और दीर्घ आयु प्राप्त करने के पश्चात तपस्या, ब्रह्मचर्य चिंता करते हुए स्वर्ग में चले गए। इसलिए सुख को चाहने वाले, दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाले बाल को आयु वृद्धि के लिए सावधान होकर इन रसायन विधि का प्रयोग करना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पर बताया गया है कि यदि जो व्यक्ति दीर्घ आयु की इच्छा करता है उनको इस पाद में वर्णित जितने भी योग हैं उनका सेवन करना है। तो टोटल 37 रसायन विधि का उपयोग बताया गया है यहाँ पर। शतपाक, सहस्त्रपाक, आम्लघट, फिर बाकी हम लाइन से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के BMS की प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज। आप वहाँ से सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।